हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। अ, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जो दिल्ली सुल्तानेट 2 के हम पढ़ रहे थे खालची डिनेस्टी के बारे में। तो इसको मैंने पार्ट 1 में आधा छोड़ दिया था और आपको ये कहा था कि इसका जो सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे इंटरनल रिफॉर्म्स एंड एक्सपेरिमेंट्स के बारे में और मार्केट कंट्रोल, अर्गेनिक पॉलिसी, आर्मी रिफॉर्म कैसे होता है, फिर आर्किटेक्चर आर्ट के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और एंड ऑफ खलजी डिनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। ये सब हमने पहले बाकी के जो वीडियो थे इतने तक हमने डिस्कशन कर लिए थे पार्ट 1 वीडियो में। वीडियो बहुत लेंदी हो गई थी, इसकी वजह से मैंने सेकेंड पार्ट बनाना पड़ा मुझे। इसी वजह से थोड़ा आपको माफ़ी चाहूँगी क्योंकि देखिए मैं आपको आंसर कर सकती हूँ जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ, बहुत ही डिटेल्स में पढ़ा रही हूँ। आपको अलग कोई रिसोर्स इसके लिए ढूँढने की या फिर और कोई रिसोर्स के ऊपर रिलाई करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसका पार्ट 1 वीडियो मैं आपको ज़रूर डाल दूँगी मेरे जो लिंक में, आप वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरनल रिफॉर्म्स एंड एक्सपेरिमेंट्स और आगे की स्टोरी। अगर हम इंटरनल रिफॉर्म एंड एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो ये बात आप समझ लीजिए कि ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी, जब जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी आते हैं और उनका जो एम्पायर होता है, तो पर्टिकुलरली जो दिल्ली सल्तनत है ये कंसोलिडेटेड होता है ओनली सेंट्रल पोर्शन ऑफ द एम्पायर। मतलब अ, ये जो टोटल हमारा इंडिया है, इंडिया की मैप है, देखिए मेरा पेन थोड़ा ठीक से नहीं चल रहा है, इसकी वजह से ये गलत हो रहा है मैप। तो इंडिया के पर्टिकुलरली ये जो दिल्ली एरिया है और इसके आसपास जो एरिया है जिसको एनसीआर भी हम बोल सकते हैं अभी के मॉडर्न टाइम पे। एनसीआर तो थोड़ा अलग जगह हो गया, लेकिन आप पर्टिकुलरली मान सकते हैं अपर गंगा वैली, फिर ईस्टर्न राजस्थान, ये सब एरिया और दिल्ली, ये आसपास के एरिया में ये कंसोलिडेटेड हुआ था। मतलब सेंट्रल पोर्शन में ज़्यादा से ज़्यादा खिलजी डिनास्टी राज कर रही थी। तो यहाँ पे उनका बहुत डेक्कन में और साउथ में वो राज फैला रहे थे, एक्सटेंड हो रहे थे, लेकिन पर्टिकुलरली उनका जो काम चल रहा था, मेन एम्पायर था, वो यहाँ पे था। ठीक है? तो इसी वजह से उनको सहेज हुआ, उनको बहुत ईजी हुआ बहुत सारे इंटरनल रिफॉर्म्स लाने के लिए और एक्सपेरिमेंट्स धीरे-धीरे करने के लिए। तो इसी वजह से उन्होंने 1 मिनट में थोड़ा इरेज़ कर दूँ इसको, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे इंटरनल रिफॉर्म्स किए। कौन-कौन सी चीज़ों में इंटरनल रिफॉर्म्स कर रहे थे वो? जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने काम किया, फिर आर्मी को स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने काम किया, फिर गियरिंग ऑफ लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ये लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इनमें इंक्लूड किए थे, रिफॉर्म किए थे और एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे। और कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए और एक्सपेंड करने के लिए भी उन्होंने उस डायरेक्शन पे काम किया। सिटीजन की वेलफेयर के लिए उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए। उसके बाद टाउन को एक्सपांड करने के लिए भी उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए थे। तो देखिए कितने सारी चीज़ों में उन्होंने रिफॉर्म किया और एक्सपेरिमेंट्स भी किया। कुछ एक्सपेरिमेंट्स फेल भी हुए क्योंकि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं थी। वो एक्सपीरियंस गलती से सीख रहे थे और धीरे-धीरे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, फेल हो रहे थे, फिर एक नई रिफॉर्म्स ला रहे थे। तो इसी इसी तरह से काम चल रहा था और कई कई सारे एक्सपेरिमेंट्स, कई सारे रिफॉर्म सक्सेस नहीं हुए क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि कन्विंस्ड नहीं हो रहे थे। सबके डिफरेंट कल्चर्स यहाँ पे रह रहे थे। इस्लामिक, हिंदू, बुद्धिज़्म, सिख, बहुत सारे डिफरेंट कल्चर यहाँ पे रह रहे थे और उसके साथ लोग भी डिफरेंट तरह के रह रहे थे। सो सबका डिफरेंट आइडियोलॉजी था। तो सबको खुश कराना, सबके हिसाब से जाला एक चीज़ों को लेकर जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से उन्होंने जो रिफ़ॉर्म किया बहुत सारे लोगों को भी आजकल भी देख सकते हैं आप, जैसे पॉलिटिक्स में होता है, कुछ भी रिफ़ॉर्म्स आता है आधे लोगों को पसंद आता है, आधे लोगों को पसंद नहीं आता है, वो अपोज़ करते हैं। तो उसी तरह से तब भी ये सब चीज़ें हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ? अब हम देखेंगे मार्केट कंट्रोल एंड अग्रेरियन पॉलिसी अलाउद्दीन की किस तरह से थी। तो पहली बात ये है, आफ्टर अलाउद्दीन रिटर्न फ्रॉम चित्तौर कैंपेन ही फिक्स द कॉस्ट ऑफ ऑल कमोडिटीज। चित्तौर जब चित्तौर में राजा रतन सिंह मेवाड़ चित्तौर, वहाँ पे राजा रतन सिंह रूल कर रहे थे, तो उनके बारे में हमने पढ़ा था पहली पार्ट में। इसके बारे में हम लिंक में दे दूँगी डिस्क्रिप्शन, आप जाके वहाँ पे देख लीजिए। चित्तौर कैंपेन ख़त्म होने के बाद जब वो रिटर्न किए उसके बाद उन्होंने क्या किया, जितने सारे कमोडिटीज़ था
कमोडिटीज़ मतलब जितने सारे ग्रोसरी आइटम्स हो गया, जितने सारे फूड ग्रेन्स, क्लॉथ वगैरह का जो यूज़ करने की आइटम्स होते हैं उनमें उसका कॉस्ट वो फिक्स कर दिया। फूड ग्रेन्स, शुगर, कुकिंग ऑयल, मतलब नीडल, हर एक तरह की कमोडिटीज़ जो भी यूज होते हैं हर एक चीज़ों की कॉस्ट फिक्स हो गई। तो उन्होंने 4 मार्केट दिल्ली में बिठाया। एक मार्केट थी फूड ग्रेन के लिए, दूसरा था कॉस्टली क्लॉथ्स के लिए एंड शुगर, ड्राइड फ्रूट्स, बटर एंड ऑयल के लिए। थर्ड जो मार्केट था वो था हर्सेस, स्लेव्स एंड कैटल्स के लिए एंड जो फोर्थ था वो मिसलेनियस कमोडिटीज़ के लिए। ठीक है। ऑफिसर्स इन सभी चीज़ों को मेंटेन करते थे उनको कहा जाता था साहना आई मंडी। ठीक है। उन्होंने एक रजिस्टर मेंटेन कर रहे थे मर्चेंट्स की, कौन कौन मर्चेंट्स क्या क्या चीज़ें बेच रहा है, किस तरह की ट्रेडिंग कर रहा है, और ये स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड हो रहा था। ये सब स्ट्रिक्टली कंट्रोल कर रहे थे मर्चेंट्स को, शॉपकीपर को एंड जितने सारे प्राइसेस हैं उसको सब कंट्रोल करते थे। 1 मिनट। फिर क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ प्राइसेस स्पेशली फूड ग्रेन्स वाज ए कंस्टेंट कंसर्न। मतलब जो फूड ग्रेन थी उसकी प्राइसेस को रेगुलेशन करना एक मेन कंसर्न हो गया था। क्यों? रीजन बिंग टू एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द सिटीजन्स एंड आर्मी। हर एक लोगों को जीने के लिए डेफिनेटली चाहिए फूड ग्रेन्स। तो ये क्यों हो रहा था? टू एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द सिटीजन्स एंड द आर्मी। मतलब देखिए कोई भी एरिया की अगर सिटीजन्स होते हैं, नॉर्मल पॉपुलेशन होते हैं, उनको सर्वाइवल के लिए फूड की ज़रूरत होती है। पहली बात ये है। तो आर्मी और सिटीजन्स ये अच्छे खासा फूड उनको मिलेगा, अच्छे खासा खाने को मिलेगा तो ही वो अपने देश के लिए काम कर पाएंगे, अपने रूलर्स के लिए काम कर पाएंगे। तो इसी वजह से उनका सपोर्ट पाने के लिए फूड ग्रेन को कंट्रोल करना जरूरी था। और सेकेंड बात ये है, एडिशनल रीजन बिंग टू रेज ए लार्ज आर्मी टू चेक मंगोल इन्वाजन। तभी अलाउद्दीन के वक्त मंगोल इन्वाजन काफ़ी बार हो रहा था। बहुत बार मंगोल ने ट्राई किया इंडिया के अंदर इन्वाजन करने के लिए। तो उनको एंड सून द आर्मी वुड एडजस्ट हिज ट्रेजर अनलेस ही कुड लोअर द प्राइस एंड हेंस लोअर देयर सैलरीज। अगर वो फूड ग्रेन्स को प्राइस को लोअर ना करे तो नॉर्मल आर्मी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो आर्मी वालों अगर नहीं खाएंगे, अच्छे हुस्ट फुस्ट खाना नहीं खाएंगे तो अपने रूलर के लिए कैसे लड़ेंगे, अपने रूलर को सपोर्ट कैसे करेंगे। तो इसी वजह से ये सब चीज़ों को कंट्रोल करना जरूरी था। तो और एक बात हुआ, टू एंश्योर ए रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप फूड ग्रेन्स ही डिक्लेयर्ड द लैंड रेवेन्यू इन दोआब रीजन वुड बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। तो उन्होंने क्या किए थे, जब उनका जो प्रोविंसेस था, उन वो स्टेट के साइड वाला जो एरिया था, प्रोविंसेस था, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रूलर राज कर रहे थे। तो ये जो रूलर थे वो फ्यूडेटरी के हिसाब से काम कर रहे थे। मतलब यहाँ पे रूलर की राज चल रही थी लेकिन उनको एनुअल ट्रिब्यूट देना पड़ता था दिल्ली सुल्तानेट को, या फिर कोई चीफ वगैरह अगर वहाँ पे अपॉइंटमेंट होता है, गवर्नर अपॉइंटमेंट होता है, वो भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके देता था रूलर को। लेकिन उन्होंने क्या किया, फूड ग्रेन को कंट्रोल करने के लिए जितने सारे उनके आसपास दोआब रीजन, मतलब जो रीजन यमुना बॉर्डर से लेकर कारा इलाहाबाद तक जाती है, उस रीजन में, दोआब रीजन में जितने सारे लैंड थे, उन्होंने कहा ये सब लैंड रेवेन्यू कोई भी रूलर को नहीं जाएगा, कोई भी चीफ को नहीं जाएगा, ये जो भी जाएगा डायरेक्टली अलाउद्दीन खिलजी के स्टोर ग्रेन में, मतलब स्टोर हाउस में आएगा। ठीक है। वहाँ पे डायरेक्टली उसको पे करना पड़ेगा। इक्ता सिस्टम को अपॉइंटमेंट नहीं किया। इक्ता सिस्टम हमने पढ़ाया था जब हमने चोड़ो किंगडम के बारे में पढ़ा था, और फिर हमने पढ़ा बलबन और स्लेव डिनेस्टी के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पे भी इक्ता सिस्टम चल रहा था। तो ये सब सिस्टम को उन्होंने लागू नहीं किया दोआब रीजन में। और एक थे ऑफिसर जिनका नाम था दीवान आई रियासत। ठीक है। उनका प्राइमरी फंक्शन क्या था, was to implement the economic regulations issued by the sultan and control the market and price। सुल्तान के द्वारा जो भी इकोनॉमिक रेगुलेशंस रेगुलेशंस इशू हो रहे थे, जो भी इकोनॉमिकली वो सजेशन दे रहे थे, इसको इम्प्लीमेंट करना दीवान रियासत की फंक्शंस थी। और कंट्रोल द मार्केट एंड प्राइसेस, जितने सारे मार्केट्स थे और उनके जो फिक्स्ड प्राइसेस थे उसको कंट्रोल करना भी इनका काम था। देयर आर सीक्रेट एजेंट्स कॉल्ड मुनहियंस।
ठीक है, जिनको स्पाई कह रहे थे, स्पाई एजेंट्स, उनका वो मुनियंस भी कहा जा रहा था, हु सेंट रिपोर्ट्स टू द सुल्तान रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ दिस मार्केट्स। ये जो जितने सारे मार्केट्स के जितने फंक्शंस होते हैं, उस फंक्शंस मार्केट्स में क्या काम चल रहा है, क्या सेलिंग बाइंग हो रही है, किस तरह की शॉपकीपर क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, ऑफिसर्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये सब के लिए स्पाई एजेंट्स रह रहे थे। सुल्तान ऑल्सो सेंट स्लेव्स बॉयज टू बाय वेरियस कमोडिटीज टू चेक प्राइसेस। वो स्लेव बॉयज़ भी सुल्तान की जो जो प्राइवेट स्लेव बॉयज़ होते थे, प्राइवेट मेड होते थे, वो उनको भी काफ़ी टाइम भेजते थे प्राइसेस को चेक करने के लिए और मार्केट कंडीशन को चेक करने के लिए। हार्श पनिशमेंट वॉज गिवन इफ एनी शॉपकीपर चार्ज्ड ए हायर प्राइस और ट्राई टू चीट बाय यूजिंग फॉल्स वेट्स एंड मेजर्स। जो भी शॉपकीपर ट्राई कर रहा था चीट करने के लिए, ज़्यादा प्राइस लेने के लिए, वो सबको बहुत ही हार्ड पनिशमेंट मिल रहा था। ठीक है, इवन ड्यूरिंग द फेमिन सेम प्राइस वॉज मेंटेन। फेमिन के टाइम पे भी जो दुर्भिपाक होता है, वो नेचुरल कैलामिटीज होती है, कोई भी फेमिन होता है, तो तभी ऑल्सो सेम प्राइस मेंटेन होता था। ठीक है, तो अगर लैंड रेवेन्यू की बात करें तो लैंड रेवेन्यू वाज रेज टू हाफ ऑफ द प्रोड्यूस। जितने प्रोड्यूस हो रहे थे एक लैंड से, उसकी लैंड से हाफ हाफ जा रहा था लैंड रेवेन्यू में। कितने लैंड रेवेन्यू रह रहे थे। ठीक है, ये सब ना सिर्फ हो रहा था सोल्जर्स को भरण पोषण के लिए, सोल्जर्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, द पीजेंट्स वेर फोर्स टू सेल देयर फूड ग्रेन्स एट अ लोअर प्राइस टू बंजारास हु वेर टू कैरी देम टू द टाउन्स एंड टू सेल देम एट प्राइसेस फिक्स्ड बाय द स्टेट। क्या हो रहा था, ये जो जितने सारे पीजेंट्स होते थे, लैंड में जो काम कर रहे लोग होते हैं, उनको पीजेंट्स कहा जाता है। जितने सारे पीजेंट्स होते थे, वो अपने फूड ग्रेन्स लेकर बहुत ही लो प्राइस में बंजारा को देते थे। बंजारा कौन है? बंजारास वो लोग हैं जो इस फूड ग्रेन को लेकर टाउन को जाते थे, और टाउन में जितना रेट स्टेट के द्वारा फिक्स किया गया था, सुल्तान के द्वारा फिक्स किया गया था, वो प्राइस में उसको बेच रहे थे। तो इसी तरह से उनकी मार्केट चल रही थी। टू एंश्योर दैट देयर वाज नो होर्डिंग, ऑल द बंजारास वे रजिस्टर्ड एंड देयर एजेंट्स एंड फैमिली वर हेल्ड कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी वायलेशंस। देखिए कितना स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस था। अगर बंजारा के द्वारा कोई गलती ना हो, कोई भी घुटलाती ना हो, इसकी वजह से क्या हो रहा था, उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा था। रजिस्ट्रेशन करके एक लाइसेंस बुला रहे थे, उनका एजेंट्स को रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा था, उनको फैमिली, उनकी एजेंट्स जो भी उन एजेंट के द्वारा वो परिचालित हो रहे थे, वो एजेंट्स और फैमिली मेंबर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते थे अगर बंजारास कोई वायोलेशंस करते थे रेगुलेशन की। ठीक है, कितना स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस एंड लॉ वहाँ पे चल रहा था। द स्टेट सेट ऑफ वेयर हाउसेस एंड स्टॉक फूड ग्रेन्स देयर विच आर रिलीज्ड एट द टाइम ऑफ फैमिन और थ्रेट ऑफ ए शॉर्टफॉल इन सप्लाई। उनका बहुत बड़े बड़े स्टोर हाउस होता था फूड ग्रेन्स की, जहाँ पे फूड ग्रेन्स जाकर स्टोर होके रहते थे। और वो कब रिलीज होते थे? जब फेमिन वगैरह कुछ आता था या फिर एरिया में सप्लाई कम होता था खाने पीने की, तभी इसको रिलीज किया जाता था। ठीक है, अलाउद्दीन केप्ट हिमसेल्फ इन्फॉर्म्ड ऑफ एवरीथिंग एंड वेरी हार्श पनिशमेंट वाज गिवन इफ एनी शॉपकीपर चार्ज्ड ए हायर प्राइस। इसके बारे में हमने पढ़े थे। व्हीट सोल्ड एट, देखिए इसका प्राइस किस तरह से था। व्हीट सोल्ड एट 7.5, ये 71/2 नहीं, 7.5, ये मिस्टेक हो गया है, राइटिंग मिस्टेक। जीतल्स ए म्यान, हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे जीतल क्या है। मतलब ए म्यान मतलब आज के ज़माना में म्यान का मेजर करते हैं 15 केजी के साथ। 15 केजी 1 म्यान होता है। ठीक है, तो 7.5 जीतल्स लेते हैं एक म्यान को, मतलब 15 केजी को वो बेचते थे। मतलब व्हीट मिलता था 7.5 जीतल्स में, 15 केजी व्हीट मिलता था। बार्ली उस तरह से मिलता था 4 जीतल्स, मतलब बार्ली 15 केजी को मिलता था 4 जीतल्स में, एंड राइस 15 केजी को मिलता था 5 जीतल्स में। इस तरह से उनका मार्केटिंग चल रहा था, फिक्स हुआ था। अकॉर्डिंग टू बारानी, बारानी एक राइटर थे जो ये सब चीज़ें वह उस जमाने की डिस्क्राइब किए थे अपने राइटिंग्स में। कंट्रोल ऑफ प्राइस ऑफ हॉर्सेस वॉज इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द आर्मी। हॉर्सेस की प्राइसेस को भी कंट्रोल किया जा रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि आर्मी को एफिशिएंसी को ये बढ़ा रहा था। सप्लाई ऑफ हॉर्सेस इम्प्रूव्ड अब्रप्ट, उनकी जो हॉर्सेस की इंपोर्ट थी वो थोड़ा इम्प्रूव हुआ,
वो हॉर्सेस की इंपोर्ट थोड़ा इम्प्रूव हुआ था आफ्टर गुजरात कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, फिर प्राइस ऑफ फास्ट ग्रेड हॉर्सेस, फास्ट ग्रेड जो हॉर्सेस होते हैं सबसे अच्छा वाला हॉर्स, वो फिक्स्ड हुए थे 100 से 200 120 टंकास में। वाइल टाटू पोनी वाला हॉर्सेस जो कि आर्मी के लिए फिट नहीं थे, वो वाला देखिए हॉर्सेस डिफरेंट पर्पजेस के लिए वो यूज़ कर रहे थे, सिर्फ नहीं कि आर्मी के लिए भी यूज़ हो रहा था। इसका मतलब तो यही हो रहा है ना कि सिर्फ आर्मी के लिए भी वो हॉर्स इंपोर्ट नहीं कर रहे थे। जो टाटू पोनी वाला जो हॉर्सेस होते हैं जिनका पोनी बहुत लंबा होता है, उसको वो इंपोर्ट कर रहे थे 10 से 25 टंकास में। कैटल एंड स्लेव की जो प्राइस होते थे वो भी स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड होते थे। ठीक है, फिर अदर गुड प्राइसेस सच एज कॉस्टली क्लॉथेस, कॉस्टली जो क्लॉथेस होते हैं, इंपोर्टेड क्लॉथेस होते हैं, परफ्यूम्स, ये सब इतना वाइटल नहीं होता था सुल्तान के लिए, बट इसकी प्राइसेस भी फिक्स होती थी और रेगुलेट होती थी। रीजन क्या था कि हायर प्राइसेस इन द सेक्टर में अफेक्ट प्राइसेस जनरल। अगर किसी का भी प्राइस हाई हो जाता है तो नॉर्मल प्राइस से भी फ़र्क पड़ता है। कोई भी प्राइस अगर हाई हो जाता है, कॉस्टली क्लॉथ्स और परफ्यूम्स ये भी कभी-कभी लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये भी हाई हो जाता है तो प्राइसेस में, जनरल प्राइसेस में फ़र्क आता है। और नोबिलिटी को भी प्लीज़ करना करना होता था उनको, क्योंकि वो एक अपने सराउंडिंग में एक सपोर्टिव नोबिलिटी मेंटेन करना चाहते थे। तो इसी वजह से ये सब को भी रेगुलेट कर रहे थे वो। Large sum of money were advanced to the Multani traders for bringing fine quality cloth to Delhi from various parts of the country. क्या होता था, वो बहुत सारे मनी इन्वेस्ट कर रहे थे। तो क्या हो रहा था, बहुत सारे मनी इन्वेस्ट कर रहे थे सुल्तान मुल्तानी ट्रेडर्स के लिए। मुल्तानी ट्रेडर्स क्या कर रहे थे, वो ब्रिंगिंग फाइन क्वालिटी क्लॉथ, वो फाइन क्वालिटी क्लॉथ फ्रॉम डिफरेंट मार्केट सोर्सेस से ला रहे थे दिल्ली मार्केट को। और दिल्ली में हैंस दिल्ली बिकम द मार्केट फॉर फाइन क्लॉथ। तो दिल्ली एक ऐसी जगह हो रही थी जहाँ पे बहुत सारे फाइन क्लॉथ की मार्केट लगी हुई थी और ट्रेडर्स बहुत सारे डिफरेंट प्लेसेस से यहाँ आ रहे थे वो फाइन क्लॉथ्स को खरीदने के लिए। ठीक है, ये इस तरह के काम कर रहे थे सुल्तान। लैंड रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड इन कैश टू पे हिज सोल्जर्स इन कैश। अलाउद्दीन वॉज फर्स्ट सुल्तान इन द सुल्तानत टू डू सो। तो लैंड रेवेन्यू क्या कर रहे थे, वो जो भी कलेक्ट हो रहा था कैश में कलेक्ट हो रहा था, और वो कैश इसलिए कलेक्ट कर रहे थे कि अपने सोल्जर्स को उनको सैलरी देना होता था कैश में। और अलाउद्दीन फास्ट ही ऐसे सुल्तान है जो कि दिल्ली सल्तनत में इस तरह के काम कर रहे थे। ठीक है, कहा था ना मैंने कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, नई नई रिफॉर्म्स ला रहे थे, तो ये भी इन सभी में एक है। To know about the revenue arrears and collect them, he introduced a new department of दीवान-ए मुस्तखराज। दीवान-ए मुस्तखराज नाम का एक नई डिपार्टमेंट उन्होंने खोली रेवेन्यू एरियर्स के लिए, और वहाँ पे जो ऑफिसर्स थे वो चेक कर रहे थे लैंड रेवेन्यू एरियर्स को। ए सावर कैवेलरी मैन वाज पेड, मतलब कैवेलरी मैन जो होता था, कैवेलरी मैन क्या है, वो जो आर्मी में उनका कैवेलरी में जो हेड होते थे उनको सावर कहा जाता था, वो पेड होते थे, मतलब उनको सैलरी दिया जाता था 238 टंकास इन ए ईयर, मतलब 20 टंकास पर मंथ उनका सैलरी मिल रहा था। टंका मतलब एक टंका का कीमत होता है 48 जितल्स। ठीक है, मैंने जितल्स पढ़ा है ना आपको, जब वेट 7 जितल्स लेते थे, 7.5 जितल्स 15 kg वेट को, उस तरह से ए मैन होता था 15 kg ऑफ टुडे। ठीक है, मैं बता रही थी आपको। 10 विथ ए टंका, एक टंका में वो क्या कर रहे थे, एक टंका इक्वलेंट टू सिल्वर रुपी ऑफ मॉडर्न डे। आज के जो सिल्वर रुपी है उसका एक टंका उसकी इक्विवेलेंट है। तो एक टंका से वो क्या क्या खरीद रहे थे, वो 96 केजी वेट खरीद पा रहे थे, या फिर 144 केजी राइस उसमें खरीद पा रहे थे, या फिर 18 केजी बार्ली उससे खरीद पा रहे थे। इस तरह की उनकी मेजरमेंट्स होती थी। तो हमने पढ़ लिया जो भी उनका लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स था और उनकी जो भी आर्मी रिफॉर्म्स था। अभी हम पढ़ेंगे अग्रेरियन रिफॉर्म्स। अग्रेरियन रिफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हमने पढ़ लिया। अब अग्रेरियन रिफॉर्म्स क्या है, अलाउद्दीन टूक इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द फील्ड ऑफ लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। आपने सुना लैंड रेवेन्यू सिस्टम में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप ले रहे थे। ही वॉज द फास्ट मोनार्च, 1 मिनट उसको इरेज कर लूँ, हाँ, first monarch in the Sultanate who insisted that in the Doab land revenue would be assessed on the basis of measuring of land under cultivation. Land revenue तभी ये फर्स्ट सुल्तान है जो कि
ये अनाउंस किए थे कि लैंड रेवेन्यू सिर्फ उसी लैंड से लिया जाएगा जिस लैंड में कल्टीवेशन हो रहा है, ठीक है। जो लैंड में कल्टीवेशन नहीं हो रहा है वहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, वहाँ पे वहाँ से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट नहीं होगा। फिर ही वांटेड दैट द लैंडलॉर्ड्स ऑफ द एरिया, जिनको खूंट्स कहा जाता था, जो कि लैंडलॉर्ड है, लैंड के मालिक थे, उनको खूंट्स कहा जाता था या फिर मुकद्दम्स कहा जाता था, वो शुड पे सेम टैक्सेस एज अदर्स, उनको भी टैक्स देना होता है। ऐसा नहीं कि वो टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, अदर्स जो पीजेंट्स होते थे उनके साथ साथ उनको भी टैक्स देना होता था। दे हैड टू पे टैक्स ऑन मिल्च, कैटल एंड हाउस लाइक द अदर्स, वो उनको हाउसेस के लिए टैक्स देना पड़ता था, जो कैटल होते थे वो रखते थे उसके लिए भी कुछ टैक्स वगैरह देना पड़ता था। अकॉर्डिंग टू बारानी जो राइटर थे, खून्स एंड मुकदम्स कुड नॉट अफोर्ड टू राइड ऑन रिच कैप्रिसेंट हॉर्सेस और टू चीव बैटल लाइव्स, उनको ये जो लैंड लॉर्ड्स थे उनको रिच कैप्रिजेंट हॉर्सेस, जो हॉर्सेस बहुत ही रिच होते थे, बहुत कॉस्टली होते थे, उस हॉर्सेस में राइड करने की मतलब इतने इनके पास पैसे नहीं होते थे कि वो उस तरह के हॉर्सेस चढ़ पाए, या फिर जो बिटल लीव्स जो होते हैं, पान वगैरह होते हैं, वो भी च्यू करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे। इस तरह के कंडीशंस होते थे। दे बिकम सो पुअर दैट देयर वाइफ्स हैड टू गो एंड वर्क इन द हाउस ऑफ मुस्लिम्स, मतलब वो लैंडलॉर्ड तो है लेकिन इतने सारे टैक्सेस उनको देना पड़ता था, इतने सारे रेवेन्यू उनको देना पड़ता था, जिसकी वजह से उनके वो पुअर हो रहे थे और उनके वाइफ्स जाकर जो मुस्लिम्स लोग थे उनके घर में काम करके पैसा लाते थे और घर चलाते थे। द मार्केट रेगुलेशंस ऑफ अलाउद्दीन केम टू एन एंड विथ हिज डेथ, उनके डेथ के साथ साथ मार्केट रेगुलेशन खत्म होने लगा और इट डिड अचीव ए नंबर ऑफ गेन्स, मतलब खत्म तो हो गया लेकिन बहुत सारे गेन्स भी उन्होंने अचीव किया, मतलब प्रॉफिट भी बहुत सारे हुआ इसमें। Regulations enabled Alauddin to leverage a large and efficient cavalry by which he could defeat the मंगोल्स एंड ड्राइव देम बियॉन्ड द इंडस, ठीक है। इस रेगुलेशन की वजह से उन्होंने बहुत सारे ट्रेजर, बहुत सारे पैसे कमाए और अपने आर्मी को कैपेसिटी को बढ़ाए, और जिसके वजह से वो मंगल को इंडिया के अंदर इन्वेजन करने से रोक पाए, और इंडस के, क्योंकि इंडस रिवर एक बाउंड्री थी हमारे इंडिया की, और इंडस रिवर से अगले पर उनको भेज दिया, ठीक है। द लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स मार्क्ड एन इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स क्लोजर रिलेशनशिप विद द रूरल एरियाज, रूरल एरिया के साथ एक क्लोजर रिलेशनशिप वो बिल्ड किए थे लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म के साथ, ठीक है। सम ऑफ हिज मेजर्स वेर कंटिन्यूड बाय हिज सक्सेसर, कुछ उनके जो सक्सेसर्स होते थे, उनके जो राज्य का जो उनके जो अगले हेरिडिटरी तो नहीं, सक्सेसर मतलब राजा और उनके बाद के और कोई राजा बनेगा उनको सक्सेसर कहा जाता है। ऐसा नहीं कि ओनली हेरिडिटरी सक्सेसर होना जरूरी है, ठीक है। उनके सक्सेसर भी उनके रिफॉर्म को बहुत हद तक कंटिन्यू किए, और लैटर प्रोवाइडेड ए बेसिस फॉर द अग्रेरियन रिफॉर्म ऑफ शेरशाह एंड अकबर, और यही जो अलाउद्दीन की जो रिफॉर्म थी, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म, अग्रेरियन रिफॉर्म, ये सब शेरशाह और अकबर के टाइम पे उन्होंने जितने सारे रिफॉर्म्स किए, इस चीज़ को बेसिस करके उन्होंने रिफॉर्म्स बनाए थे। फिर हम देखेंगे आर्मी रिफॉर्म्स क्या हो रहा था तब। ही हैड ए लार्ज परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी, मतलब इतना परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी अभी तक किसी ने नहीं किया था। अलाउद्दीन खिलजी द फर्स्ट सुल्तानेट, दिल्ली सुल्तानेट की, कि उन्होंने फर्स्ट स्टैंडिंग आर्मी एक सेटअप किया था, which was paid in cash from the royal treasury, उनको कैश में पेमेंट किया जा रहा था। लेकिन बाकी हम जितने सारे पढ़े उनको क्या दे रहे थे कि लैंड कभी ग्रांट में दिया जा रहा था, कभी उनको और कोई प्रिविलेज दिया जाता था जिसको लेकर वो अपने भरण पोषण कर पाए, लेकिन यहाँ पे ओनली कैश में दिया जा रहा था पेमेंट। दिस वॉज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड जमुना, गंगा जमुना दोआब में जो जितने सारे दोआब रीजन में जितने सारे लैंड होते थे, कल्टिवेटेड लैंड, उससे वो लैंड रेवेन्यू लेके ये सब चीज़ें कर रहे थे, और पीजेंट्स की जितने यील्ड होते थे वहाँ से 50% कॉस्ट जाता था लैंड रेवेन्यू में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फेरिस्ता, पर्शियन हिस्टोरियन एक हैं जिनका नाम फेरिस्ता है, अलाउद्दीन ने रिक्रूट किए थे 4,75,000 कैवेलरी मैन, ठीक है। हे इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ दाग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किए थे अलाउद्दीन ने, जिसका नाम है ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस को ब्रांड नेम देना इनके टाइम पे हुआ था, जिसको दाग क्या कहा जाता है। एंड प्रिपेयर्ड ए हुलिया और चेहरा डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ सोल्जर्स, जो सोल्जर्स होते हैं उनकी
बहुत ही अच्छे खासे सोल्जर्स होते हैं, बहुत ही जो फेमस सोल्जर्स होते हैं उनका एक डिस्क्रिप्टिव लिस्ट उन्होंने बनाया था, जिसके बारे में डिटेल्स लिस्ट उनके पास थी। उसको बोला जा रहा था हुलिया और चेहरा। ठीक है। स्ट्रिक्ट रिव्यू ऑफ आर्मी रिफॉर्म टाइम टू टाइम वाज कैरिड आउट सो दैट द आर्मी हैज इट्स मैक्सिमम एफिशिएंसी। टाइम टू टाइम आर्मी लोगों की स्ट्रिक्ट रिव्यू लिया जा रहा था ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़े। और मिलिट्री एक्सपेडिशंस इनटू साउदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। साउदर्न इंडिया को मिलिट्री एक्सपेडिशंस उनके टाइम पे, अलाउद्दीन खिलजी टाइम से ही स्टार्टेड हुई थी। और द कैंप्स ऑफ अलाउद्दीन द लैंग्वेज उर्दू और हिंदवी वाज बर्न। उनके टाइम से ही, अलाउद्दीन के टाइम से ही उर्दू और हिंदवी लैंग्वेज का बर्न हुआ था। ये बिलीफ किया था कि अमीर खुसराव, इट इज़ बिलीव दैट द फास्ट पोएट ऑफ उर्दू, उनके टाइम पे जो फास्ट उर्दू पोएट थे उनका नाम था अमीर खुसराव। ठीक है। अमीर खुसराव के बारे में आगे पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। अलाउद्दीन की डेथ हो जाती है 1316 में। उनके जो फेवरेट होते थे मलिक काफर, और उनके एक जनरल थे और आर्मी कमांडर थे, नेब भी थे कहीं पे, मतलब जो आर्मी के कमांडर होते हैं, उन्होंने अलाउद्दीन की जो माइनर सन थी उनको रेस्ट किया था और उनको थ्रोन पे बिठाया एंड इन्फ्रिजन्ड और ब्लाइंडेड हिज अदर सन्स। तो कुछ दिनों बाद उन्होंने क्या किया, और उनके जो बेटे थे उनको प्रिजेंट कर दिया और बाकी जितने सारे सॉन्स थे उनको ब्लाइंड कर दिया, मतलब उनकी आँखें ताड़ ली। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, काफर ने वॉज किल्ड बाय द पैलेस गार्ड्स। उनके जो पैलेस के गार्ड्स थे अलाउद्दीन की, उनके द्वारा काफर की मौत हो गई। एंड हिंदू कन्वर्ट खुसराव, मतलब खुसराव एक थे जो कि हिंदू कन्वर्टेड थे, तो उन्होंने मार दिया उनको एंड थ्रोन पे बैठ गए। ठीक है। तभी क्या हो रहा था, जैसे जलालुद्दीन खिलजी के सक्सेसर नहीं थे, मतलब हेरिडिटरी सक्सेसर नहीं थे अलाउद्दीन खिलजी, वो उनकी इन लॉ, मतलब सन इन लॉ थे, तो उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी को मार के वहाँ पे बैठा था, सक्सेसर हुआ थे। तो इसी वजह से मलिक काफर को मार के खुसराव क्या किए, थ्रोन पे बैठ गए। इन 1320 में ए ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स लेड बाय घियासुद्दीन तुगलक रेस्ड रिवोल्ट एंड फॉट बैटल विथ खुसराव। खुसराव वाज डिफीटेड एंड किल्ड। उसके बाद घियासुद्दीन तुगलक रोल में आए। तुगलक के बारे में हम जब तुगलक डिनास्टी पढ़ेंगे तब डिस्कशन करेंगे, तो इतना बस जान लीजिए। घियासुद्दीन तुगलक थे, उनके कुछ ऑफिसर्स के साथ आकर खुसराव के साथ बैटल किया और बैटल में खुसराव को डिफीट किया और उनको मार दिया। उसके बाद वो थ्रोन को असेट किए। ठीक है। ये था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का स्टोरी। फिर हम देखेंगे कुछ आर्किटेक्चर एंड आर्ट के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। आर्किटेक्चर में आप देख सकते हैं अलाई मीनार, एक मीनार है। ही अटेम्प्टेड ए मीनार ट्वाइस द साइज ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के साइज से 2 गुना बड़ा एक साइज उन्होंने बनाने की कोशिश की थी, जिसका नाम है अलाई मीनार इन द सेम मेहरावली कॉम्प्लेक्स। ठीक है। कुतुब मीनार जहाँ पे है उसके आसपास मेहरावली कॉम्प्लेक्स में उन्होंने बनाने की कोशिश की, लेकिन ओनली फर्स्ट फ्लोर ऑफ दैट मीनार इज कम्प्लीटेड। ठीक है। फिर क्या हुआ, अलाई दरवाज़ा, ये फास्ट ट्रू आर्च डोम है जिसने अलाउद्दीन खिलजी जिनको बनाया था, इनके टाइम में बनाया गया था। इट इज़ डिजाइंड ऑन ए हॉर्स शू शेप्ड के हिसाब से, मतलब शेप के हिसाब से बनाया गया है। जामत खान मस्क्यू, ये फास्ट कंप्लीट इस्लामिक स्टाइल बिल्डिंग इन इंडिया। फास्ट इस्लामिक स्टाइल बिल्डिंग इन इंडिया अलाउद्दीन खिलजी के टाइम बनाया गया है, जिसका नाम है जामत खान मस्क्यू, याद रखिएगा जरूर। हौज ई अलाई, हौज खास जिसको बोलते हैं, ये एक आर्टिफिशियल लेक है जिसको अलाउद्दीन ने बिल्ड किया था, व्हिच प्रोवाइड वाटर टू द एंटायर सिटी। ठीक है। जिसका नाम है हौज खास, इसको आप याद रखनी है आपको। फिर आर्ट के बारे में हम ज़्यादातर पढ़ेंगे, वो कौन कौन से आर्ट को वो पैट्रोनाइज किए थे। ही पैट्रोनाइज पोइट्स लाइक अमीर खुसराव। मैंने पिछले स्लाइड में पढ़ाया कि वो अमीर खुसराव थे जो कि एक उर्दू के पोइट थे। उस उर्दू जो भाषा थी वो अलाउद्दीन खिलजी के वक्त ही बर्न हुआ था। एंड अमीर हसन, ये दोनों बहुत ही फेमस पोइट थे। अमीर खुसराव को पैरट ऑफ इंडिया बोला जाता है, फादर ऑफ उर्दू लैंग्वेज बोला जाता है, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज में वो फेमस पोइट थे, फास्ट पोइट थे। एंड इन्वेंट ऑफ सितार एंड कव्वाली सिंगिंग। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। ही वॉज पॉइनर ऑफ 3 रागस, 3 रागों के पॉइनर है, जिसको बोला जाता है अयमान,
सनम एंड घोड़ा। ठीक है। पोएटिक कलेक्शन ऑफ अमीर खुसरो क्या क्या है? घुरत उल कमाल, निहायत उल कमाल, भास्तुल हायत। ठीक है। और कुछ अमीर खुसरो की अलग जो काम है वो है नूह सिफारा और मुबारक शाह खिलजी। उनके ऊपर कुछ फेमस वर्क उन्होंने किया था, लिखा था पोइट। तुगलक नामा और घियास उद्दीन तुगलक के ऊपर तुगलक नामा भी लिखे थे। मुतफ उल फुतू और जलालुद्दीन खिलजी के बारे में उन्होंने लिखा था। खाजैन उल पुतु अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर उन्होंने लिखा था। ये सब चीज़ उन्होंने लिखा था, इसको भी याद रख सकते हैं। तो फाइनली हम पढ़ेंगे खिलजी डिनेस्टी की कैसे एंड हुई थी। खिलजी डिनेस्टी केम टू एन एंड व्हेन द मुबारक शाह खिलजी वाज किल्ड बाय खुसरो खान। खिलजी उनके जो सन थे, मैंने आपको बताया कि उनका जो माइनर सन था काफर जो थे, काफर उनके माइनर सन को रेस किया था और उनको थ्रोन पे बिठाया था। लेकिन जब खुसरो आए तो वो जो काफर खान को भी उनको मार दिया और उनके जो माइनर बेटे थे मुबारक शाह खिलजी उनको भी किल कर दिया। ठीक है। सम हिस्टोरियंस कंसिडर करते हैं खुसरो खान एज द लास्ट खिलजी सुल्तान। तो उन्होंने उनको मार के खुद थ्रोन पे बैठ गए, तो इसी वजह से कुछ हिस्टोरियन ये मानते हैं खुसरो खान जो है वो खिलजी डिनेस्टी की लास्ट रूलर है। ठीक है। गाजी लेकिन ये उनकी हेरिडिटरी सक्सेसर नहीं थे। ठीक है। खिलजी जो खुसरो खान। गाजी मलिक द गवर्नर ऑफ दीपालपुर killed the Sultan Khusro Shah and ascended the throne of Delhi under the title of घियासुद्दीन तुगलक। घियासुद्दीन तुगलक तो उनके कुछ ऑफिसर्स थे। ठीक है। गवर्नर ऑफ दीपालपुर उनके बीच में बहुत स्पेशल है, खास है और बहुत पावरफुल थे। गाजी मलिक जिनका नाम है, उन्होंने खुसरो खान को, खुसरो शाह या फिर खुसरो खान उनको ख़त्म कर दिया, किल कर दिया और उसके बाद दिल्ली में बैठ गए थ्रोन पे अंडर द टाइटल ऑफ घियासुद्दीन तुगलक। ठीक है। घियासुद्दीन तुगलक भी उनको बोला जाता है 1320 में, और उसके बाद तुगलक डिनेस्टी की स्टार्ट होती है। तो ये था हमारा खिलजी डिनेस्टी जो कि अभी कंप्लीट हुआ। मुझे लगता है बहुत अच्छी तरीके से मैंने को कंप्लीट किया है और बहुत ही डिटेल्स में। अगर आपको अच्छे लगे ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा मेरा वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।